चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अब पिछली बार हमने चैप्टर 8 शुरू करा था। चैप्टर 8 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टोटल मैंने आपको 7 EM वेव्स बताई थी और मैंने कहा था ये ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, बताओ चलो कोई जना। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अगला इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, नेक्स्ट विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, फिर यूवी रेज, यूवी, जल्दी जल्दी बोलो। एक्स रेज और गामा एक्स-रे और रेज। गामा। गामा रेज। इस चैप्टर पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा जहां पर ये ऑर्डर पूछा जाएगा। रेडियो वेव्स में हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ऊपर वाला जो है रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है और नीचे जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे बड़ी है और ऊपर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो ये आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में 7 EM वेव्स है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है याद करना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, हेडिंग डालिए कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। जो भी प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे वो इन सबके लिए अप्लाई होती है। जो भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, हो सकता है मैं वर्ड बोलूं कि लाइट ये फॉर्मूला ओबे करती है, लाइट यानी विजिबल लाइट, पर वो प्रॉपर्टीज सारी EM वेव्स की हैं। जो भी फॉर्मूले अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मूले सारी EM वेव्स ओबे करती हैं और यही 7 EM वेव्स होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में 7 हैं, इसके अलावा कोई और भी होती होंगी। कोई और EM वेव है ही नहीं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, बस ये 7 EM वेव्स होती है। इन सातों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। पेज नंबर 221 खोल के रखिए, ठीक है, वहां से बाद में आप रेफर भी कर सकते हैं और जो भी करा रहे हैं लिखना जरूर, ठीक है। तो पहली चीज देखो, पहली प्रॉपर्टी, इन वेव्स को EM वेव्स मैंने बताया क्यों बोलते थे। इनको EM वेव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये वेव्स ट्रैवल करती हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज Z एक्सिस, ये X और ये Y। जब ये वेव्स ट्रैवल करती हैं, अगर वेव जा रही है इस डायरेक्शन, यहाँ पे आपने एक टॉर्च जलाई हुई है, लाइट निकल के आगे जा रही है, तो वो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस के लॉन्ग होगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E0 होगी और रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा Y एक्सिस के लॉन्ग और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो B0 होगी। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, B0 इज इक्वल टू E0 बाई C। यानी लाइट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से C टाइम्स छोटा होता है। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, वो कहेगा लाइट के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, लेट अस से 300 है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, या मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज यानी कुछ फॉर्मूले हैं जो सारी EM वेव्स के लिए अप्लाई हो, ये हर एक EM वेव के लिए अप्लाई। तो लिख लो B0 इज इक्वल टू E0 बाय C, ठीक है। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड एक फॉर्मूला है जो सारी EM वेव्स ओबे करती हैं, V इज इक्वल टू F लैम्डा। किसी भी EM वेव के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है इनटू उसकी वेवलेंथ, दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ द EM वेव। सपोज करिए आप माइक्रोवेव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो माइक्रोवेव की जो भी फ्रीक्वेंसी है इनटू उसकी जो भी वेवलेंथ है वो आपको माइक्रोवेव की स्पीड दे देगी। अच्छा, अब कोई बच्चा पूछता है स्पीड निकालनी क्यों है, स्पीड तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ होती है। नहीं, स्पीड 3 × 10⁸ सिर्फ तब होती है अगर वो वैक्यूम में। अगर कोई और मीडियम है, इन एनी अदर मीडियम, तो आप स्पीड को C नहीं लिखेंगे, तो आप उसको V लिखेंगे।
हाँ, अगर वैक्यूम होता तो मैं इसी फॉर्मूले को लिखता C इज इक्वल टू F लैम्डा। तो दिस इज इन वैक्यूम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जो है या स्पीड ऑफ ईएम वेव जो है वो 3 × 10⁸ होती है सिर्फ वैक्यूम में, और उसका सिंबल छोटा c होता है। तो अगर आपकी ईएम वेव वैक्यूम में जा रही तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो C इज इक्वल टू F लैम्डा। और सपोज आपकी ईएम वेव पानी में है, लाइट है, पानी का कंटेनर है, इसके अंदर आपने लेजर इसके अंदर जलाई दी, लाइट पानी के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। पानी के अंदर आप C इक्वल टू F लैम्डा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे V इज इक्वल टू F। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि इनकी जो स्पीड है वो वैक्यूम है अगर तो सबकी स्पीड सेम है, C 3 × 10⁸। पर अगर मीडियम में बात करेंगे तो फिर C नहीं होगी, फिर वो स्पीड V कहलाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, अच्छा अब प्रॉपर्टी नंबर 3, ईएम वेव की जो स्पीड होती है, ये वेव्स किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी आगे, उसका एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। जहां म्यू है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक, और एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिकॉल करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। किसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी है? ये वैक्यूम की है, पानी की है, या किसकी है? जिस मीडियम में आप स्पीड निकालना चाहते हो। अगर आप ईएम वेव की स्पीड पानी में निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, पानी में जो स्पीड होगी 1/μ एप्सिलॉन। म्यू किसका डालोगे? वैक्यूम का? नहीं, पानी में स्पीड वाटर का। तो पानी का डालेंगे, और एप्सिलॉन भी किसका डालेंगे? पानी का डालेंगे। तो अलग अलग याद करिए, बताया था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था कि अलग अलग मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू, अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। हमने आपको कहा था एप्सिलॉन वुड का होगा एप्सिलॉन वुड, एप्सिलॉन ऑयल, एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम तो एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, एप्सिलॉन वाटर अलग होगा। तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मीडियम की है जिस मीडियम में आप लाइट की स्पीड निकालना चाहते हैं। सपोज मेरे को पता करना है, पानी है ये, पानी के अंदर लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, पानी में लाइट की स्पीड कितनी है, तो मैं यहाँ पे परमिटिविटी डालूंगा पानी, दिस विल बी एप्सिलॉन ऑफ वाटर। और ऐसे ही म्यू आपने पढ़ा था, आपने तो म्यू नॉट पढ़ा होगा, म्यू नॉट 4π × 10⁻⁷ पढ़ा होगा। ये वैक्यूम के लिए होता है, दिस इज फॉर वैक्यूम। पर अगेन पानी है, पानी के लिए तो फिर म्यू नॉट नहीं होगा ना, फिर वो म्यू। तो पानी का म्यू इंटू पानी का एप्सिलॉन डालो, तो वहां से पता लगेगा कि पानी में लाइट की स्पीड कितनी है। लिखो, लिखते रहो साथ साथ, लिखना बहुत जरूरी है प्लीज। जो भी बच्चा अब आएगा क्लास को कॉपी जरूर चेक करानी पड़ेगी, वरना आप लोग डाउट सेशन में अलाउ नहीं करा जाएगा। जो भी बच्चे डाउट सेशन में आते हैं या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आते हैं, यू हैव टू कैरी योर क्लास वर्क कॉपी। अगर काम पूरा है तो ही आपको अलाउ करा जाए। लिखिए, अब इसमें कुछ लोग सोचते हैं यार हम बात तो कर रहे हैं लाइट की, लाइट ट्रैवल कर रही है, तो इसमें ये म्यू और ये एप्सिलॉन क्यों आ रहे हैं? एप्सिलॉन तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वो उसका क्या लेना देना यहाँ पर, या ये म्यू हमने तो मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, उसका क्या लेना देना? लाइट की स्पीड में, हम लाइट की स्पीड निकाल रहे हैं पानी में कितनी होगी, तो उसमें म्यू और एप्सिलॉन का क्या लेना देना? ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? बताओ, कोई जना बताना चाहेगा? क्योंकि ईएम वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट जो है जब वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, एप्सिलॉन आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिकॉल करो, KQ/R², और K होता था 1/4π एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एप्सिलॉन आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में आता था μ0 I/2R, ये फॉर्मूले देखे चैप्टर 4 के। तो मैग्नेटिक फील्ड में μ0 आया करता था, तो ये म्यू जो आ रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसकी वजह से एप्सिलॉन आ रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से म्यू आ रहा है। तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि लाइट की स्पीड में ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये तो आएंगे ही, क्योंकि लाइट इज एन ईएम वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तो आएगा ही। अच्छा, अगर कोई कहता है यहाँ म्यू नॉट क्यों नहीं लिख रहे, एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये वैक्यूम में नहीं है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर देखिए, एनी अदर मीडियम, स्पीड इन मीडियम, तभी तो सिंबल वी है। अगर वैक्यूम होता तो सिंबल सी लिखता ना मैं। चलो फिर वैक्यूम बना के देखते हैं। वैक्यूम में अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं, वैक्यूम में मेरे को लाइट की स्पीड निकालनी है, अगर मेरे को लाइट की स्पीड निकालनी हो इन वैक्यूम, तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 1/√, बताओ क्या होगा, म्यू नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सर म्यू नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। नॉट एप्सिलॉन, और वैल्यू डालो यहाँ पे, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट याद है किसी को, 8.8 तो अब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 10⁻8। आप सोचते होंगे कि ये वैल्यू आई कहां से, 3 इंटू 10⁻8, ये यहां से इस फॉर्मूले से आती है। और इसको अब हम v नहीं बोलेंगे क्योंकि वैक्यूम में है, इसका सिंबल c। अगर आप म्यू नॉट लोगे और एप्सिलॉन नॉट लोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, करके देख लेना। और ये स्पीड सिर्फ लाइट की वैक्यूम के लिए है। अगर कोई और मीडियम होता है तो म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, तो लाइट की स्पीड बदल जाएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, दोनों सेम चीज बता रहा है। ये उसकी स्पीड को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेट कर रहा है, क्योंकि मीडियम है इसलिए स्पीड को v लिख रहे हैं, यहाँ पे वैक्यूम है इसलिए c लिख। और अगला फॉर्मूला उसकी स्पीड को म्यू और एप्सिलॉन से रिलेट कर, क्योंकि वैक्यूम है तो c लिख रहे हैं, और क्योंकि वैक्यूम है इसलिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। तो नोट डाउन करिए प्लीज इस बात को। कोई डाउट है अभी तक? ये अगर आपको ये दो रिजल्ट्स नए हैं, आपने पहले नहीं सुने होंगे ये, और इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं, तो हो सकता है आपके पेपर में बोर्ड में भी आ जाए। तो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है वो, कोई न्यूमेरिकल नहीं देगा इसमें, आपको 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे, वो कहेगा लाइट की स्पीड का सही फॉर्मूला कौन सा। प्लीज फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद करें। This value will obviously not come out to be 3 into 10⁸, उससे कम ही आएगी है। किसी भी मीडियम में आप देख लीजिए, लाइट की स्पीड जो है c से ज्यादा नहीं हो सकती, c से कम ही आएगी। किसी भी मीडियम में, पानी में या फिर ग्लास में, इन एनी मीडियम, ऑयल में, स्पीड ऑफ द ईएम वेव विल बी लेस देन दिस। v की वैल्यू जो होगी वो c से छोटी ही होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखो, when light travels from one medium to the other, when light travels from one medium to the other, its speed and wavelength, both change. When light travels from one medium to the other, its speed and wavelength both change. ब्रैकेट में लिखो, by the same factor, by the same factor. फुल स्टॉप, आगे लिखिए ब्रैकेट बंद करके। There is no change in the frequency. There is no change in its frequency. देखिएगा, again this is very important. जब कोई भी ईएम वेव, देखो मैं बारी बारी वर्ड बोलूंगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पर वो जो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं वो यूवी रेज, इंफ्रारेड, एक्स रे सबके लिए, ठीक है ना।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेट अस से ये पानी है, दिस इज वाटर, और ऊपर एयर है। आपने 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा लाइट पानी में जाती है, बेंड करती है, रिफ्रैक्शन, वैसा ही कुछ केस में। तो लाइट आ रही थी एयर में से, जब वो लाइट पानी में जाएगी उसकी क्या क्या चीजें बदल जाएगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी। अगर यहाँ पर उसकी स्पीड थी, जो भी सिंबल ले लो v, तो यहां पर उसकी स्पीड हो जाएगी v डैश। अगर उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, तो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थी f, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट वेव की बदलती नहीं है मीडियम चेंज होने पे। मीडियम चेंज हो भी गया पर उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम ही है। हाँ, स्पीड बदल जाती है, पानी में जाने पे लाइट स्लो डाउन हो जाती है। और फॉर्मूले से देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं, अगर स्पीड कम हो गई तो वेवलेंथ भी कम होगी ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है स्पीड की। अगर पानी में जाने पे लाइट की स्पीड आधी हो गई तो उसकी वेवलेंथ भी आधी हो जाएगी। अगर यहाँ पर जो वेव आ रही थी ऊपर से वो इतनी बड़ी थी, तो पानी में जाने पर वेव छोटी हो गई। ध्यान से फिगर में देखो फर्क, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ छोटी हो गई लैम्डा डैश। ध्यान से देखिए, पानी में जाने पर जो वेव है वो ऐसा लगा वेव को कि वो कंप्रेस हो गई, छोटी हो गई। ध्यान से देखिए भाई, एयर में वेव बड़ी थी, वेवलेंथ ज्यादा थी, पानी में आने पे वेवलेंथ कम हो गई। और जितने फैक्टर से वेवलेंथ कम हुई होगी उसकी स्पीड भी उसी फैक्टर से कम होगी। अगर वेवलेंथ 75% रह गई तो स्पीड भी 75%। अगर वेवलेंथ आधी हो गई तो वेलोसिटी भी आधी। पर मीडियम चेंज होने पर उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी उसकी एयर में एफ थी तो उसकी पानी में जाने पे भी फ्रीक्वेंसी एफ थी। जो चेंज लैम्डा में होगा वही चेंज स्पीड में होगा। लैम्डा अगर आधा हो गया स्पीड भी आधी हो जाएगी, लैम्डा 1/3 हो गया स्पीड भी 1/3 हो जाएगी। तो बनाओ ये फिगर और लिखो, एरो वैरो बना के ना अपने वर्ड्स में लिख लिया करो। अभी तो समझ में आ रहा है पर बाद में जब रिवाइज करोगे तो याद नहीं रहेगा कि क्या बोला था। तो लिखो कि लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो गए हैं पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली कभी भी। जब भी वो किसी भी मीडियम में चली जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। स्पीड बदलेगी और वेवलेंथ कम होगी या जो भी बढ़ेगी, पर स्पीड और वेवलेंथ में फर्क जो आएगा सेम फैक्टर से आएगा। फॉर्मूले से Sir, frequency will not be affected when it goes from one medium to the other. Whatever was the frequency in air, frequency of the wave in water will also remain the same. ठीक है ना, इसको लिखिए, बताइए क्या करना। सर अगर हम फॉर्मूला रीअरेंज करें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। मीडियम के लिए था वो, एक ही मीडियम के लिए था। अगर आप वेव्स को सिर्फ एयर में कंपेयर कर रहे थे, इफ यू आर कंपेयरिंग द वेव्स इन एयर, मीडियम चेंज के लिए नहीं अप्लाई कर सकते आपको। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा जब लाइट एयर से मीडियम में जाती है। कोई कहता है क्यों, मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है? क्योंकि जब लाइट एयर से मीडियम में जाती है उसकी स्पीड भी बदलती है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो आप ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर लाइट एक ही मीडियम में, वो मीडियम चेंज नहीं कर रही, अगर वो एयर में ही ट्रेवल कर, तो आप कह सकते हो, क्योंकि एयर में ही ट्रेवल कर रही है तो स्पीड तो सेम ही रहेगी। तो जिस वेव की वेवलेंथ बड़ी है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। पर व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, तो उसकी स्पीड बदल रही है। v इज नॉट अ कांस्टेंट। आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा, लाइट की स्पीड अलग अलग, डेंसर मीडियम आप वर्ड यूज करते थे, रेयरर मीडियम वर्ड यूज करते थे। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती थी, रेयरर मीडियम में ज्यादा होती थी। तो स्पीड कम हो रही है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है स्पीड चेंज हो रही है। अगर एलएचएस पे फर्क पड़ा है तो आरएचएस पे भी तो फर्क पड़ेगा। आरएचएस पे फर्क किस टर्म पे पड़ रहा है? लैम्डा पे पड़। फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही उस वेव की जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो आप ये नहीं कहा कि मीडियम बदलने पर, आप ये लॉजिक नहीं दोगे
आप कोई बच्चा ये लॉजिक देता है, वो ऐसे लिखता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। बिल्कुल यहां से लिख सकते हो, लैम्डा को नीचे ले आओ। वो कहता है वेवलेंथ बढ़ रही है वेव की, पानी या कम हो रही है, पानी में जाने पे वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। नहीं, मीडियम चेंज के लिए आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड भी तो चेंज होती है, तो इनमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं जस्टिफाई करी जा सकती, क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है। तो मीडियम जब भी लाइट का बदलता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, याद रखना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ दोनों बदलते हैं सेम फैक्टर। यहाँ पे अगर बाय 2 का फैक्टर आएगा तो बाय 2 यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ बाय 3 आएगा तो यहाँ भी बाय 3 आएगा, पर मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी वी और लैम्डा में रखिएगा, क्योंकि ये एक ही वेव की बात करी जा रही है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ठीक है? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वेश्चंस करोगे ना समझ में आएगा, फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, और आपको जानबूझ के वो कंफ्यूज करेगा। आगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, उसने डेटा दे रखा है, एयर में स्पीड दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सुनना बात को, क्वेश्चन था, उसने एक लाइट की स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं जब वो एयर में और पानी में जाती है, पानी में जाती है, वो पूछता है पानी में स्पीड कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी। तो फ्रीक्वेंसी तो हम डायरेक्टली कह सकते, बाकी चीजें हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं, पर फ्रीक्वेंसी के लिए आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सेम ही रहेगी। जब वो वेव एयर से वाटर में आई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी एयर में थी वही फ्रीक्वेंसी वाटर में भी होगी, और स्पीड पे जितना असर पड़ा होगा उतना ही % असर वेवलेंथ पे भी पड़ा। ठीक है? वो तो फॉर्मूले से दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। जो असर स्पीड पे पड़ा है, 50% रिड्यूस हुई है स्पीड, तो वेवलेंथ भी 50% रिड्यूस हुई। ठीक है ना? करेंगे न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर, लिखते रहो प्लीज। बताओ और कौन पूछ रहा है डाउट, नेक्स्ट किसका डाउट है कोई? अच्छा चलिए ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, EM waves are neutral. EM waves are neutral. सर ये मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख, हाँ प्रॉपर्टी 5 देखो ना, हेडिंग है प्रॉपर्टी 5, EM waves are neutral and are not deflected by any electric or magnetic field, and are not deflected by any electric or magnetic field. देखिए, आपने लेजर लाइट ऑन करी, ये लेजर लाइट आगे जा रही है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ मैग्नेट रख देते, किधर मुड़ेगी लाइट बताओ? तो कहीं नहीं, स्ट्रेट जाएगी, कहीं नहीं मुड़ी। आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, कुछ नहीं होगा। लाइट को ना मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क पड़ेगा। लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल मैग्नेट और चार्जेस, इसका लाइट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो EM वेव्स को कहते हैं कि EM वेव्स आर न्यूट्रल। लिख लीजिए। ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 6, EM waves are transverse and can be polarized. EM waves are transverse and can be polarized. अच्छा, polarized वर्ड आगे
एक ही चैप्टर में समझाया जाएगा, अगले चैप्टर में आएगा। अभी इसके लिए आप पोलराइज वर्ड को छोड़ दीजिए, पोलराइज का मतलब क्या है, इसको कॉन्सेंट्रेट करें। ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइज का मतलब बाद में समझ में आएगा। तो ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स, इसका क्या मतलब है? बोलो, पिछली बार बताया था ये। प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्रोड्यूस करेगी तो ट्रांसवर्स बोल देंगे। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, ट्रांसवर्स जो वर्ड है, ट्रांसवर्स, आपने मैथ्स में एक वर्ड सुना होगा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स है ये वेव्स, इसका मतलब कि वेव जिस डायरेक्शन में जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स वर्ड क्यों कह रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड क्यों नहीं बोल रहे? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, वो कभी भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करे, वो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। और मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स। अच्छा मेरे को सर बताओ, कैन यू रिपीट प्लीज? मेरे को बताओ कौन सी वाली ईएम वेव ट्रांसवर्स है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कौन से वाली है जो ट्रांसवर्स है? सर सारी। 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 मैंने अभी बताया था, ये प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं सबके लिए, सारी ईएम वेव्स के लिए फॉर्मूले, सारी ईएम वेव्स ट्रांसवर्स। सारी ईएम वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब ही यही है, ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर। कौन किसके परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और वो दोनों जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर है। लाइट इधर जा रही है, अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, बनाइए इस बात को, लिखिए कि ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई डाउट बताओ? 6 प्रॉपर्टीज हो गई, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ 2-3 अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली प्रॉपर्टीज है, अभी तो 6 जो थी पहले ये आसान थी बिल्कुल। ठीक है ना, और पोलराइज्ड वर्ड पे स्टार मार्क कर लो। पोलराइज्ड का मतलब आगे बताएंगे आपको क्या है, पोलराइज्ड पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6 प्रॉपर्टीज में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट दीज वर सिंपल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखो। EM waves carry energy. EM waves carry energy. यानी EM waves के अंदर एनर्जी होती है। कोई भी EM वेव आपने सुना होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट है, या कोई भी लाइट की कई एग्जांपल ले लेते हैं। लाइट ट्रेवल कर रही है तो इसके अंदर एनर्जी है। या कोई भी EM वेव ले लीजिए, इंफ्रारेड रेज ले लीजिए, इंफ्रारेड रेज है या माइक्रोवेव्स हैं, यूवी रेज है, इन EM वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, दे कैरी एनर्जी। और ये एनर्जी आती कहां से है? ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है और उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लाइट की जो एनर्जी है आधी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है और बाकी की आधी उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लिखो इस बात को,
कि लाइट में ईएम वेव में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाफ ऑफ इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड and the remaining half of it is due to magnetic field. अब हम इसमें पुराने फॉर्मूले भी रिवाइज होंगे, इस चैप्टर से हमारे चैप्टर 1 to 7 के पुराने रिजल्ट्स भी रिवाइज होंगे। रिकॉल करिए चैप्टर 2, जब आपको मैंने कैपेसिटर्स पढ़ाया था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बताओ, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीक आप लोग चैप्टर 2 रिवाइज कर रहे हो ना, 1 और 2, तो याद होना चाहिए फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में। बताइए। 1/2 E naught into E square। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, अब रिकॉल करिए, हमने पढ़ा था चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने सोलिनॉइड पढ़ा था। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड, याद दिलाओ कोई जरा। B square upon 2 mu naught। 1/2 Li square। b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। हाफ Li स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला था, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। हाफ Li स्क्वायर वाज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। जैसे कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर था, वो एनर्जी की बात कर। तो ये जो चीज हमने लिखी है ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ईएम वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या एनर्जी डेंसिटी है, और यही रिजल्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड में। रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड सिंबल देखो ना, रो, इट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। याद होने चाहिए ये, तो चैप्टर 4 रिवाइज कर चुके हो तो कॉपी में इसके डेरिवेशन भी दे रखी है, बुक में भी है, तो पता होना चाहिए कि ये क्या चीज। This is the energy density in magnetic field। और कौन सा वाला बड़ा होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बड़ा होगा या बी स्क्वायर? इक्वल। हाँ, इनके बीच में एक बड़ा सा इक्वल टू साइन लगा दीजिए। और प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि ईएम वेव्स में जो एनर्जी होती है, आपने ये वर्ड पहले भी लाइन सुनी होगी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट में जितनी भी एनर्जी है उसकी आधी एनर्जी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है और बाकी आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इफ द लाइट इज हैविंग 100 जूल ऑफ एनर्जी, 50 जूल इज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 50 जूल इज ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं पहली प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें तो लिखवाया था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से c टाइम्स छोटा है। देखो जरा प्रॉपर्टी नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से c टाइम्स छोटा है। और अब कह रहे हैं बराबर है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड से c टाइम्स छोटा है। मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। मैंने कहा कि उनके अंदर जो एनर्जी है या उनके अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो बराबर है। मैंने ये थोड़ी ना लिखा है कि E और B बराबर है। E और B को थोड़ी ना बराबर करा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड उससे c टाइम्स छोटा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइट का वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से c टाइम्स छोटा है, पर फिर भी छोटा होने के बावजूद भी उन दोनों के अंदर एनर्जी बराबर है। एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है, पर एनर्जी दोनों में बराबर है। कोई ऐसा जरूरत थोड़ा है कि जो बड़ा है उसमें एनर्जी ज्यादा हो, जरूरी थोड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, पर दोनों के अंदर एनर्जी बराबर है। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू छोटी है, पर दोनों के अंदर जो एनर्जी कंटेंट है, दोनों के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो बराबर है। ठीक है,
हो सकता है बड़ा जना है छोटा जना है, एनर्जी दोनों में बराबर है। बताइए, लिखिए इसको अपने वर्ड्स में, जरा एक्सप्लेन भी करिए, ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, पर एनर्जी दोनों के अंदर से। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन जो है और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है 50-50%। इवन दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू छोटी है पर ओवरऑल दोनों के अंदर एनर्जी बराबर है। तो अगर टोटल एनर्जी हमें मिल रही है 100 जूल, तो उसमें से 50 जूल इसकी वजह से है, 50 जूल इसकी। इवन दो वो छोटा है, इवन दो मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, पर दोनों की एनर्जी कंट्रीब्यूशन बराबर है। दोनों के अंदर दोनों जो है वो बराबर एनर्जी रखते। ठीक है, चलिए बनाइए इसको भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में वो एक टर्म डिफाइन कर रहा है, इंटेंसिटी। कई बार ईएम वेव्स के जब हम बात करेंगे तो ईएम वेव्स के लिए एक टर्म वो क्वेश्चन में दे सकता है, इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी बोल सकता है, या इसको एक बार उसने क्वेश्चन दे दिया था बोर्ड में, इंटेंसिटी ही दी थी पर उसने नाम अलग यूज कर दिया था। उसने नाम यूज करा था एनर्जी फ्लक्स। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, एनर्जी फ्लक्स तो हमने कभी सुना ही नहीं। एनर्जी फ्लक्स का मतलब वही है इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी? इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी टोटल एनर्जी को यू से डिनोट कर लो, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सपोज करो हम लाइट डाल रहे हैं, मान लो लाइट एक ईएम वेव है, ईएम वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए हम लाइट डाल रहे हैं, हाथ मेरे अपने हाथ पे लाइट डाल, तो ये लाइट आप देखिए कुछ शेप बना रही है, एक सर्कल शेप मेरे हाथ पे बन रही है। यस सर। या यहाँ पे भी डालेंगे हम बोर्ड पे, तो एक सर्कुलर शेप बन रही है यहाँ पे। अगर मेरे को इस लाइट की इंटेंसिटी निकालनी है, आई वांट टू फाइंड आउट कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। सपोज मैंने ऐसे रखा हुआ है, मेरे को इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी, इस लाइट में जो लाइट इस बोर्ड पे फॉल कर रही है इसमें टोटल कितनी एनर्जी है वो निकालूंगा, डिवाइडेड बाय वो एरिया जो ये सर्कल बन रहा है बोर्ड पे, इसका एरिया, डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करा। वहां से हमें जो टर्म मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द एरिया जिस पे लाइट फॉल कर रही है। मैंने इस लाइट डाल के आपको यही दिखाया कि कोई पूछता है एरिया क्या है, एरिया वो एरिया है जिस जगह पे लाइट फॉल कर रही है। हवा में नहीं निकाल रहे हम इंटेंसिटी। लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करती, तो लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो कितना एरिया है जहां पे वो फॉल कर रही है, जैसे इस केस में सर्कल बन रहा था, उस सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय द टाइम, जितने टाइम के लिए मैंने लाइट डाली, दैट विल गिव यू द इंटेंसिटी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को आप इंटेंसिटी को एक और तरीके से लिख, एनर्जी पर यूनिट टाइम को कुछ बोल सकते हो, पावर। पावर। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, U upon T can be called as पावर अपॉन ई। अपॉन एरिया, P by A। यहां से जरा यूनिट भी बता दो क्या होगा, वॉट पर मीटर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर। तो क्या था जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में, उसने क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या लाइन थी वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में दिया था द एनर्जी फ्लक्स
is 20 watt per meter square। अब बच्चों ने तब तक एनर्जी फ्लक्स वर्ड सुना ही नहीं था, तो वो समझ नहीं पाए कि ये 20 क्या चीज दे रखी है। हो सकता है आपके साथ भी किसी और चैप्टर में भी कोई टर्म दे रखी हो, नाम कुछ और यूज करा हो, आप समझ ना पाओ कि ये क्या चीज है, पर यूनिट से पहचान वॉट पर मीटर स्क्वायर, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया यानी इंटेंसिटी दे रखी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 5। क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नेटिक इंडक्शन इज 5 टेस्ला। अब बच्चे सोचते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन तो हमने कभी नहीं पढ़ा, बताइए व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यूनिट से पहचान लो। मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है, हो सकता है वो वर्ड दे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 5 टेस्ला। अब बच्चे सोचते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये क्या बोल दिया। चिंता मत करो, कई बार है यूनिट से पहचान। मैग्नेटिक फील्ड जैसे है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी, कोई नया नाम भी आ जाए तो क्या करना, यूनिट से कई बार पहचान, ठीक है ना। तो 5 टेस्ला, टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी हमें कोई नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये बी है 5 टेस्ला। ऐसे ही इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए इस बात को, लिखिए। ठीक है, और एक फॉर्मूला और बताएंगे। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और भी होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और सेम पिछली प्रॉपर्टी से रिलेट करके रखना। लाइट में जो इंटेंसिटी होगी उसमें से आधी इंटेंसिटी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी और बाकी आधी इंटेंसिटी उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, आधी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इंटेंसिटी जो है एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। एनर्जी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, आधी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ बताया था जो एनर्जी है लाइट की वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, आधी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। देखो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, आधी मैग्नेटिक फील्ड में होगी। तो इंटेंसिटी भी आप अलग अलग कह सकते हो। अगर लाइट की टोटल इंटेंसिटी आई टोटल है तो उसमें से आधी जो है 50% इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है और बाकी का 50% इंटेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि अगर मैंने कहा लाइट की टोटल इंटेंसिटी जो है वो 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो बताइए व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सर 10 watt per meter square। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। एनी डाउट, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नहीं, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, खत्म करते हैं उसको भी। प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, EM waves carry momentum। EM waves के अंदर मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है, और जब ये किसी सरफेस पर टकराती हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर करती है। जैसे कि सपोज कोई सरफेस है, आप इस पर बॉल फेंक के मारते हो तो बॉल का इफेक्ट फील होता है, बॉल टकरा के रिबाउंड होती है तो इस सरफेस को फील होता है हाँ कोई चीज टकराई है। ऐसे ही
जब ईएम वेव्स टकराती है तो वो मोमेंटम ट्रांसफर करती है, और मोमेंटम ट्रांसफर का हमारे पास फॉर्मूला है, मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला है u/c और एक फॉर्मूला है 2u/c। ये तब यूज करना है अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, और ये तब यूज करना है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर लाइट किसी सरफेस पे, जैसे किसी सरफेस पे मान लीजिए ये वुड है या मेरे हाथ का सरफेस है, जब लाइट इस पे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसे किसी सरफेस पे जब लाइट टकराएगी, एब्जॉर्ब कर लिया जिसने, वहां आप फॉर्मूला यूज करेंगे मोमेंटम ट्रांसफर का u/c, जहां u क्या चीज है, u इज द टोटल एनर्जी और c क्या चीज है, स्पीड। अच्छा, अगर लाइट किसी मिरर पे फॉल करती है, मेरा हाथ नहीं है, मान लीजिए मिरर, लाइट मिरर पे फॉल करती है तो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस केस में मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला होता 2u/c। और ये कैसे आया, फिर कहते हैं 2u क्यों हो गया, उसमें u क्यों था। थोड़ा सा क्लास 11th के केस पे जाना। एक बॉल है m मास की, ये v की वेलोसिटी से आती, देखो चलो बता भी देते, ये आके दीवार पे टकराती है और टकरा के रुक जाती है, टकरा के रुक जाती है। बताओ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। Absorbing surface. अरे बोलो, इनिशियल मोमेंटम कितना है बॉल का, mv 1v1. mv, और फाइनल मोमेंटम कितना है, 0. रुक गई, तो कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, mv sir MV. mv चेंज इन मोमेंटम हुआ यहाँ पर mv, डेल्टा p हुआ mv। अच्छा, ये कौन सा केस है, एब्जॉर्बिंग वाला, बॉल एब्जॉर्ब हो गई। अब दूसरा केस देख, ये 2 का फैक्टर क्यों आया ना, आपको समझ में आ गया। बॉल आ रही थी v की स्पीड से, इस बार मिरर था, टकरा के रिबाउंड हो गया, सेम स्पीड से इस बार रिबाउंड हो गया। चलो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv. फाइनल मोमेंटम कितना है, mv. mv चेंज इन मोमेंटम कितना है, minus mv sir minus 2mv. sir 2 mv होगा कैसे करेंगे, इस बार फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम भी mv, तो चेंज इन मोमेंटम तो 0 हो गया। सर फाइनल डायरेक्शन ये आपने लिया ना सर, वेलोसिटी का डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम को माइनस mv लिखेंगे, क्योंकि ये राइट में था, फाइनल मोमेंटम लेफ्ट में है, तो आप सेम कैसे लिख सकते हो, वेक्टर है, इसको mv लिखा, इसको माइनस mv लिखा। अब जब तुम चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो आ जाएगा -2mv, डबल आ गया ना, 2 का फैक्टर आ गया, रिबाउंड करी है तो वो 2 का डबल का फैक्टर आ गया, 2 वहां पे नहीं आया था, वहां पे mv था और 0। तो जो आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस mv, तो वो सिर्फ -mv आया, और यहाँ पे देखिए -2mv आया, तो 2 का फैक्टर आ रहा है क्योंकि वो रिबाउंड हुई। तो सेम लॉजिक आप याद कर सकते हैं लाइट के साथ है। लाइट अगर किसी सरफेस पर टकराती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, खत्म, रिफ्लेक्ट नहीं, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करा उसने, दिस p इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड। आप चाहे तो डेल्टा p सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वो मोमेंटम है जो लाइट ने सरफेस पे ट्रांसफर करा। और अगर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है टकरा के, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करा होगा, 2u। 2 का फैक्टर क्यों आया वो मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। और लास्ट प्रॉपर्टी, जब ईएम वेव्स किसी सरफेस पर टकराती हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, और फोर्स कितना एक्सर्ट करती है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। डेल्टा p यहां से निकाल लेना, यहां डाल देना, टाइम से डिवाइड करना, फोर्स निकल आएगा। अगर लाइट किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस पे फॉल कर रही है, जैसे मेरे हाथ पे फॉल कर रही है, कितना फोर्स लगा रही होगी लाइट मेरे हाथ पे, पहले डेल्टा p निकालना, u/c, फिर डेल्टा p को टाइम से डिवाइड करके फोर्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रही है, पहले डेल्टा p निकाल लेना यहां से, डेल्टा p को यहां डाल के फोर्स।
पर कोई कहता है लाइट फोर्स कहाँ लगाती है, हमें कहाँ फील होता है? ये लाइट मैं आप अपने हाथ पे डाल रहा हूँ, मेरे को नहीं फील हो रहा कुछ भी, मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा कि कोई जना मेरे हाथ को टच कर रहा है या उस पर कोई फोर्स लग रहा है। हाँ, पर इसकी जगह अगर हवा चल रही होती, हवा मेरे हाथ पे टकराती तो मेरे को फील होता, हाँ कोई चीज टकराई है, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। या जब गाड़ी में आप जा रहे होते हो, हल्का सा आप हाथ बाहर निकालते हो, आपको फील होता है कि हवा आपके हाथ को पीछे ड्रैग कर रही है, बिकॉज एयर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन योर हैंड। या हवा चलती है तो उससे पेपर के पीसेस उड़ जाते हैं। कोई छोटा सा पेपर का पीस पड़ा है रूम में, आपने फैन चलाया, मानो पेपर का टुकड़ा तुमने जमीन पे गिरा दिया, फैन तेज चला, वो पेपर का पीस उड़ जाता है। पर लाइट के साथ थोड़ी ना ऐसा होता है। पेपर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तुम रूम में ट्यूबलाइट जला दो, बल्ब जला दो, लैंप जला दो, पेपर का टुकड़ा तो नहीं उड़ता। लाइट फोर्स लगाती है क्या? हाँ, लाइट भी फोर्स लगाती है। ये लाइट जो मैंने अभी अपने हाथ पे डाली थी, ये लाइट मेरे हाथ पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये मेरे हाथ को पुश कर रही है। जब ये इस पे टकराती है ना, ये हाथ को आगे की तरफ पुश कर रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हवा धक्का देती है। हवा आपके हाथ को पुश कर सकती है, लाइट भी पुश कर सकती है, पर हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए हम ये फील नहीं करते। हवा का फोर्स सब्सटैंशियल होता है। जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, हाथ बाहर निकालते हैं, आपको बहुत आसानी से फील होता है हाथ पीछे जा रहा है। पर लाइट का फोर्स बहुत कम होता है। कोई कहता है क्यों कम होता है? चलो देखते हैं। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, क्यों कम होता है? पीछे चलते हैं, डेल्टा पी निकालते हैं। डेल्टा पी का फॉर्मूला है यू बाय सी। अब देखिए नीचे सी आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 3 × 10⁸। डिनोमिनेटर में ये आ गया, इतना बड़ा नंबर सी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ऑब्वियसली डेल्टा पी बहुत छोटा आएगा। डेल्टा पी बहुत छोटा आएगा तो फोर्स भी बहुत कम आएगा, हम फील नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, ईएम वेव जब किसी सरफेस पर टकराती है तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है ना। और इसी से आप प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ईएम वेव्स जब मेरे हाथ पे फॉल कर रही है, व्हाट इज द प्रेशर दे आर एक्सर्टिंग ऑन माय हैंड? दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। फोर्स निकाल लो और फोर्स को मेरे हाथ के एरिया से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कि लाइट का क्या प्रेशर। और जैसे हवा का फोर्स आप फील कर सकते हो क्योंकि वो फोर्स ज्यादा होता है, लाइट का फोर्स हम फील नहीं कर पाते क्योंकि वो कम होता है। पर एक रियल लाइफ इसका एप्लीकेशन बताते हैं, सुनिएगा प्लीज ध्यान। आपने सुना होगा या हो सकता है देखा हो, सेलिंग बोट्स होते हैं। बोट की बात करें तो सेल लगा हो, किसी जने ने सुना है या देखा है कभी ऐसा सेलिंग बोट? कुछ पता है कैसे चलती है ये? इसमें मोटर नहीं होती कोई, इसमें इंजन नहीं होता, या इसको चलाना नहीं पड़ता, रोइंग नहीं करनी पड़ती, विंड कैसे से चलती है? विंड से चलता हाँ, विंड के प्रेशर से। कपड़ा लगा होता है, सेल, इसको बोलते हैं सेल। हवा चलती है जब, तो हवा इस कपड़े से टकराती है और हवा इसको पुश करती है तो ये बोट आगे चलती है। तो द बोट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। अगर हवा नहीं चल रही होगी, हवा नहीं चल रही होगी तो ये बोट मूव नहीं कर पाएगी। दिस इज इट मूव्स बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर या फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर। अब क्या है, सेम चीज यूज करने की कोशिश करी जा रही है स्पेसक्राफ्ट। सपोज हमें कोई स्पेसशिप भेजना है किसी दूसरे प्लेनेट पे। अब हम नहीं चाहते स्पेसशिप में कोई इंजन लगा हो, क्योंकि इंजन लगा होगा तो फ्यूल चाहिए होगा, और या फिर सोलर से उसको लाइट चाहिए होगी। तो उसमें हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं लाइट से। जो आपका स्पेसक्राफ्ट है, रॉकेट है, जो उसके पीछे एक बड़ा सा, जैसे यहाँ सेल लगा था, ऐसा एक बड़ा सा इसके पीछे सेल लगा हुआ है, मेटल का एक बिल्कुल पतला सा ऑयल एक मेटल का लगा हुआ है, और ये जा रहा है सन के अगेंस्ट। तो सन की जो लाइट पड़ रही होगी इसमें, सन की जो लाइट पड़ेगी इस पे, वो ईएम वेव्स इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी या फोर्स लगाएंगी, तो उससे ये आगे चलेगा स्पेसक्राफ्ट। इस स्पेसक्राफ्ट का अपना कोई इंजन, कोई इसमें रॉकेट या फ्यूल बर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होती।
अब अर्थ पे प्रॉब्लम है, हम ये लॉजिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो लाइट का फोर्स इतना कम है वो फ्रिक्शन को ओवरकम ही नहीं कर पाएगा। पर हाँ, एक बार ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गया स्पेस का तो देयर इज नो फ्रिक्शन, तो सन का जो लाइट है इस पे वो टकराएगी तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा और उससे ये चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ईएम वेव्स जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे बोट को चलाती है हवा, वैसे ही यहाँ इस स्पेसक्राफ्ट को जो लाइट है, जो ईएम वेव्स हैं, वो चलाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोगों से वो ये नहीं पूछेगा लाइट सेल क्या होता है, वो आपसे अगर न्यूमेरिकल देगा तो आपको ये फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, कोई कंसर्न आप लोगों को? सर वो फोर्स कैसे कम होगा, वापस बता दोगे? कम हुआ मतलब फॉर्मूले से देख लेना यार, डेल्टा पी है ना फॉर्मूले में, और डेल्टा पी यहाँ पे देख लो क्या है, यू बाई सी। सी है, सी कितना बड़ा होता है, 3 × 10⁸ तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो डेल्टा पी जो आएगा वो बहुत छोटा आएगा, छोटा होगा। डेल्टा पी छोटा आएगा तो फोर्स भी बहुत फोर्स भी बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हमें फील नहीं होता। तुम्हारे रूम में तुमने कभी ये देखा होगा कि पंखा चलाने पे पेपर उड़ जाता है पर लाइट जलाने पे नहीं उड़ता। लाइट भी फोर्स तो लगा रही है पर वो फोर्स बहुत कम है, इसलिए नहीं उसकी वजह से कुछ फील होता, पर फोर्स लगता है। ठीक है, ओके सर। चलिए बताइए अब कोई डाउट है? इफ देयर इज एनी डाउट, वी हैव फिनिश्ड द क्लास फॉर टुडे। कोई डाउट है तो आप बताइए इसमें। सर एब्जॉर्प्शन सरफेस अलग अलग होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखो हमें दो केस है। एक वो सरफेस जिसने लाइट को 100% एब्जॉर्ब कर लिया, उसके लिए U बाई सी फॉर्मूला है, और एक वो सरफेस जिसने लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर दिया, उसके लिए 2U बाई सी। बस हमारे दो केसेस हैं। क्वेश्चन में वो डायरेक्टली आपको बोलेगा कि एब्जॉर्बिंग सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं नाम ये नहीं बोलेगा कि ये मटेरियल है वो मटेरियल है, वो कहेगा एब्जॉर्बिंग सरफेस या बोलेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग है यानी 100% लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो फॉर्मूला U बाई सी लगा देना, और रिफ्लेक्टिंग है तो 2U बाई सी। ओके सर। और कोई डाउट किसी को?